हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सिलेबस रिलीज़ किया था ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि 19 सब्जेक्ट्स में इन्होंने इस सिलेबस को डिवाइड किया था। उसमें जो 19 नंबर पे था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इसे हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर 18 जो कि है लैंड एक्विजिशन एक्ट, और ये भी 2 नंबर का आता है और इसमें से भी 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे ये जो देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। बेसिकली ये मैंने चारों क्वेश्चन, जैसे कि ऊपर के ये दोनों क्वेश्चन जो है ये 2023 में आए थे एआईबी के, और नीचे के जो 2 क्वेश्चन हैं 2021 में आए थे। तो इन चारों को क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करें उससे पहले हमें ये थोड़ा बेसिक जो हमने अपने कॉलेज में पढ़ा होगा लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उसके इंपॉर्टेंट सेक्शन एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि हमें ये चारों क्वेश्चन और इसी तरह के रिलेवेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं सिमिलर क्वेश्चन, उसे हम अटैम्प्ट कर सकें बहुत इजी तरीके से। ये भले ही 2 नंबर का है लेकिन बहुत ही इजी टॉपिक है, हमें इसे जाने नहीं देना है। तो चलिए रिवीजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे सामने है वो है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 को जो है रिपील्ड और रिप्लेस कर दिया था 2013 के एक्ट ने, जिसका नया नाम था राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। और इस 2013 में एक्ट आने पे बहुत ही 3 बड़े बदलाव हुए, जिसमें से सबसे पहला था इन्हेंस कंपनसेशन, वो भी 4 गुना। यानी कि अगर किसी किसान की ज़मीन आप ले रहे थे, अगर उसको पहले 2013 से पहले 100 रुपये मिलते थे तो उसको अब 400 रुपये मिलने थे। तो ये बहुत ही बड़ा मेजर बदलाव था। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट मेजर बदलाव है कंसेंट क्लॉज पुटअप किया गया। यानी बेसिकली अगर कोई प्राइवेट कंपनी या यूँ कहिए कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट जो है कोई बनाना चाहता है, उसके लिए ढेर सारे किसान हैं, अगर उनकी उसको ज़मीन चाहिए है तो उन्हें एक्वायर करना है उस ज़मीन को, तो फिर एटलीस्ट 80% जो है किसान जो है उनकी सहमति चाहिए, यानी अप्रूवल चाहिए उनसे, और तभी वो प्रोजेक्ट जो है अप्रूव होगा, अदरवाइज़ वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा बदलाव था रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट प्रोविज़न फॉर डिस्प्लेस फैमिली। डिस्प्लेस फैमिली की बात हो रही है, यानी कि जिन किसानों की ज़मीन ले ली जाती है तो उनके जो है रीसेटलमेंट, यानी उनकी देख रेख कि भाई उनको घर मिले और उन्हें कोई जॉब मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, तो उसका बहुत ही ध्यान रखा गया 2013 के एक्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से इस लैंड एक्विजिशन एक्ट के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे सेक्शन 2 जो है हमें 2 इम्पोर्टेंट बात बताता है। पहली कि लैंड एक्विजिशन, यानी कि जो भारत सरकार है किसी भी किसान की जब ज़मीन लेती है, एक्वायर करती है, तो वो पब्लिक पर्पस के लिए होने चाहिए। और दूसरी बात मैंने आपको पहले ही बता दी, अगर कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट है तो वो एटलीस्ट 80% सहमति चाहिए किसानों की, यानी एटलीस्ट 80% किसान जो है उसमें हामी यानी अपनी कंसेंट देंगे कि हाँ हम अपनी ज़मीन देना चाहते हैं, अदरवाइज़ वो प्रोजेक्ट जो है वहीं फेल हो जाएगा। ठीक है। अब सेक्शन 3 जो है उसमें डेफिनेशन में इम्प्रूव किया गया था 2013 में, और उसमें क्या बात करी गई थी वो है लाइवलीहुड लूजर्स। ये लाइवलीहुड लूजर्स कौन है, बेसिकली मैं ये समझाता हूँ। अगर मान लीजिए कोई किसान है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है, तो उसमें जो खेती में जो काम कर रहे होते हैं ना, उस फार्मर के उसके लिए कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, तो केवल देखिए एक तो किसान है जिसकी ज़मीन है, लेकिन उसमें काम करने वाले भी तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो भाई अगर जब ज़मीन सरकार ले लेगी तो एक तो इसको तो फ़ायदा मिल गया था, लैंड ओनर को, उसको तो मुआवजा मिल जाता है और शायद जॉब भी मिलती है और घर भी देते हैं बना के, लेकिन इनका क्या, जो कहाँ पर काम करते थे उनका तो लाइवलीहुड तो चला गया ना, तो इसीलिए इनको ऐड किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो सेक्शन 4 है और सेक्शन 10 है, यहाँ से एग्जामिनर जो है एआईबी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सामने ला सकता है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 4 पढ़ लेते हैं। बेसिकली कोई अगर एक लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, अब सरकार को लगता है कि भाई यहाँ पर एक डैम बना देते हैं, तो डैम बनाने से पहले उनको एज़ पर सेक्शन 4 ये ज़रूरी है वहाँ पर सर्वे कराना। बेसिकली इसी को हम कहते हैं सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, SIA, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है वो, ठीक है, एआईबी एग्ज़ाम में। ठीक है। तो हमें जो ये सर्वे कराना पड़ता है वो इसलिए क्योंकि ये हमें बताता है कि अगर हम फ्यूचर में यहाँ पर डैम बना देते हैं तो जो आसपास के जो नियर बाई विलेजर्स हैं और फॉरेस्ट है उस पर उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो इसलिए ये जो सेक्शन 4 है इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन 10 जो है बात कर रहा है
ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में आप कोई भी लैंड लोगे एग्रीकल्चर और उसे एक्वायर कर लोगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है भाई। अगर वो लैंड मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर लैंड है तो उससे भारत सरकार या फिर इवन प्राइवेट प्रोजेक्ट या फिर कोई प्राइवेट कंपनी एक्वायर नहीं कर सकती, ये सेक्शन 10 कह रहा है, ठीक है। अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो, यानी कि अगर डिफेंस सिस्टम अगर इंस्टॉल करना है भारत सरकार को तो वो ले सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं सेक्शन 16 to 18 और सेक्शन 19। तो 16 to 18 कंपनसेशन की बात कर रहा है। जैसे कि मैं बता दूं, अगर एक रूरल लैंड है या फिर अर्बन लैंड है, बेसिकली अर्बन जो है थोड़ा शहरी होता है, तो अगर रूरल लैंड है तो उसमें कंपनसेशन कितना मिलेगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू थी 5 लाख रुपए, तो अगर इस लैंड को एक्वायर किया जाता है तो जिसका ये लैंड था उन्हें मिलेगा 20 लाख रुपए, ठीक है। जो मैंने आपको बता दिया 4 टाइम्स वो रूरल का था। और अगर अर्बन में है और मान लीजिए इसकी वैल्यू है 5 लाख रुपए, तो इसको मिलेगा 2 टाइम्स, यानी कि इनको मिलेगा 10 लाख, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 4 टाइम्स और 2 टाइम्स फॉर अर्बन लैंड। ये कंपनसेशन की बात कर रहा है सेक्शन 16 to 18। और अब सेक्शन 19 बात कर रहा है कंसेंट की। मान लीजिए कोई प्राइवेट हॉस्पिटल बनाना चाहता है जो कि लैंड किसी किसान का है, तो जब वो एक्वायर करता है तो उसे जो ज़मीन जो ले रहा है ना किसानों से, उसे एटलीस्ट 80% चाहिए कंसेंट, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन 31 से, जो कि बात कर रहा है R&R, बेसिकली रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। तो इसमें क्या बात है, मान लीजिए आप किसी किसान की जो है ज़मीन लेते हैं, तो जो आप एरिया ले रहे हैं, जैसे कि कोयला खदान होती है ना, तो वो तो बहुत बड़ा एरिया लेते हैं, तो बहुत सारे किसानों की ज़मीन ली गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिनकी ज़मीन ली गई उसे हम अफेक्टेड फैमिली कहेंगे। तो उनके लिए क्या क्या आपको एज पर सेक्शन 31 क्या क्या उन्हें देना पड़ेगा, जो उनका अधिकार है वो है एक हाउस, यानी उन्हें घर देना पड़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट या फिर वन टाइम पेमेंट। अगर आप एम्प्लॉयमेंट दे दें उनके किसी को परिवार को, तो या तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाए या तो उनको एक वन टाइम पेमेंट दे दो ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। और साथ ही साथ मंथली अलाउंस भी दे सकते हैं आप कि भाई कुछ खर्चा भी देते रहिए हर महीने, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो डिस्प्लेस हो गए ना अपनी लोकेशन से, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब सेक्शन 40 क्या कह रहा है, इमरजेंसी सिचुएशंस के बात कर रहा है यहाँ पर। बेसिकली मान लीजिए एक बहुत बड़ी प्लेस है जहाँ पर हमें लगता है कि भाई फ्लड आने वाला है, ठीक है, मतलब एक नेचुरल डिज़ास्टर होने वाला है वहाँ। तो ऐसे में क्या करेंगे, उस ज़मीन को एक्वायर किया जा सकता है लेकिन टेम्प्रेरी बेसिस पे, ताकि फ्लड शेल्टर लगाया जा सके, यानी बाढ़ आने से उसको रोका जा सके। तो टेम्प्रेरी बेसिस पे हम एक्वायर कर सकते हैं एज पर सेक्शन 40। फिर सेक्शन 101 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है AIB में। वो ये कह रहा है कि मान लीजिए देखिए एक लैंड लिया, इनको ना एक प्राइवेट हॉस्पिटल बनाना था, एक्वायर कर लिया लैंड, ठीक है, इन्होंने लैंड जो है एक्वायर कर लिया है और यहाँ पर हॉस्पिटल बनना था, लेकिन किसी वजह से कोई दिक्कत आ गई, हॉस्पिटल 5 साल तक नहीं बना गया। यानी कि इन्होंने लैंड एक्वायर कर लिया और अगले 5 साल तक इन्होंने वहाँ पर कोई डेवलपमेंट, कोई काम नहीं करा। तो ऐसे में सेक्शन 101 कहता है कि अगर आपने लगातार 5 साल तक कोई काम नहीं करा, उसमें एक्वायर करने के बाद अनयूज्ड है वो पूरी तरह से, तो आपको वो जो लैंड आपने एक्वायर किया था वो रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिखा है रिटर्न ऑफ अनयूज्ड लैंड, आप वापस कर दो किसको, ओरिजिनल लैंड ओनर्स को। ये इंपॉर्टेंट था। तो हमने अभी जो एक्ट था वो थोड़ा सा जो मेजर उसके सेक्शंस थे वो हमने रिवाइज़ कर लिए। आप भी वीडियो को पॉज करके अच्छे से पूरा एक्ट एक बार पढ़ सकते हैं। और चलिए इन क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 75 जो है, विद इन वॉट पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन इफ़ नो अवॉर्ड इज मेड द एंटायर प्रोसीडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड शैल लैप्स एज पर द एक्ट। बेसिकली ये बात कर रहा है कि अगर कोर्ट जो है एक कितने समय के अंदर अगर कोई अवार्ड नहीं पास करता तो वो कब लैप्स हो जाए, यानी कितना पीरियड है, अगर वो प्रोसीडिंग का निर्णय नहीं आता है, अवार्ड नहीं होता, तो वो पूरी प्रोसीडिंग जो है इंटायर प्रोसीडिंग लैप्स हो जाएगी, यानी रद्द हो जाएगी। तो उसका आंसर है बी, 12 महीने, यानी कि 1 साल के अंदर अवार्ड देना है, अदरवाइज वो प्रोसीडिंग लैप्स हो जाएगी। 76 पढ़ लेते हैं। What is the minimum percentage of affected family that need to give their prior consent for acquiring land of private company की बात हो रही है as per the act। तो मैंने बात करी थी ना अभी, अगर प्राइवेट कंपनी है
तो एटलीस्ट 80% चाहिए भाई कंसेंट प्राइवेट कंपनीज़ को। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं तो उनको 80% कंसेंट चाहिए, किससे? किसानों से या फिर लैंड ओनर से जिनकी ज़मीन ली जा रही है, ठीक है। 87 देख लेते हैं। इन केस ऑफ लैंड एक्विजिशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स कंसेंट ऑफ हाउ मैनी अफेक्टेड फैमिली इज मैंडेट बाय द एक्ट। तो ये पूछ रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किस काम के लिए ले रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके लिए है ऑप्शन बी 70%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8, हु अपॉइंट्स द कमिश्नर फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अंडर द एक्ट। यानी बेसिकली ये पूछ रहा है कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट के लिए अंडर द एक्ट। तो भाई स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी, स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है। तो हमने चारों क्वेश्चन कर लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।